हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी जो लास्ट वीडियो थी ना, उससे आप लोगों ने बहुत लाइक करा है, यानी बहुत बच्चों ने उसको देखा है। तो उसी की खुशी में देखिए मैं अब आपको एक नई वीडियो दे रहा हूँ यहाँ पर। और आज हम बात करेंगे अगले 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। मैंने बोला है मैं जो ये चला रहा हूँ स्पेशल जो यूपी बोर्ड वाले हैं उन बच्चों के लिए मैंने चलाया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो आपके जो भी भाई बहन हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनका भी भला हो जाएगा, उनके भी नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास जो आज का पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाने की विधि को समझाइए। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वो इस सवाल को पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं अरे बाप रे बाप, ये कैसे विधि लिखेंगे भाई, बहुत लंबा इसमें लिखना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल रहा है और इधर जिप्सम बोल रहा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाना है तो हमको क्या मिलाना है। तो देखिए इसके उत्तर में यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O। और यहां पर आया है 1/1/2 H2O, यानी इसमें 1.5 मॉलिक्यूल है जल के और ये आधा मॉलिक्यूल है जल का। तो ये 1.5 मॉलिक्यूल जल का जो है, इसको अगर हम आधे में इसमें मिलाते हैं तो ये 2 मॉलिक्यूल बना देता है। यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर ये 2 बना देगा, यानी 2 जल का मॉलिक्यूल बना दिया इसने। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस ने जल के साथ अभिक्रिया करी तो जिप्सम को इसने बना दिया। मैंने बोला था कि आपको रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम ये बहुत ज़रूरी है, आपको आना ही चाहिए। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप को बहुत जल्दी ज्वाइन कर लें। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा जो भी रासायनिक सूत्र रासायनिक नाम की लिस्ट है। तो अब देखिए यहाँ पर, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O 1/1/2 H2O, तो क्या बना दिया CaSO4 इंटू 2 H2O। तो ये आ गया आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाने की विधि। परीक्षा में आपको जो भी ऐसे लिखोगे ना समीकरण, तो आप ऐसे बॉक्स में उसको बंद कर देना, थोड़ा अच्छा लगता है। और एक चीज ध्यान रखना है, कहीं कहीं आपको मिलेगा यहाँ पर छोटा सा S लिखा हुआ ब्रैकेट में। जब भी छोटा सा S मिलेगा ना आपको लिखा हुआ ब्रैकेट में, तो समझ जाना ये सॉलिड है, यानी ठोस अवस्था में है। और यहां पर मिलेगा तो यहां पर क्या लिखा होगा, L लिखा होगा। तो L का मतलब क्या हो गया, ये जल है, यानी द्रव रूप में है। ये द्रव रूप में है और ये सॉलिड रूप में है। अगर ये इन दोनों का मिक्सचर आया है तो कहीं कहीं जिसे बोलते हैं ना हल्का सा, थोड़ा नॉर्मल सा उसमें मतलब पानी मिला हुआ होता है, तो हम उसको एक्वस बोलते हैं। AQ लिखते हैं, वहां पर AQ का फॉर्म लिखते हैं, घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। और बिल्कुल सॉलिड बना देगा तो S लिख देंगे, तो वहां पर क्या आएगा, S आता है। ये L मतलब लिक्विड होता है। तो कहीं कहीं लिखा होता है तो आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। और क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे इधर सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर दबा दीजिए, और उधर एक घंटी का निशान होगा, उस घंटी को भी दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना आपके पास तुरंत मैसेज चला जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 के बारे में। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो एक समीकरण A है और एक समीकरण B है। मैंने 2 समीकरण में आपको जा रहा हूं सिखाने, बाकी किताब में जितने और समीकरण है आपको इसी हिसाब से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ठीक है, अब देखो, जब भी आपके पास आए संतुलित करने के लिए कोई भी समीकरण, तो आपको एक ही काम करना है, ये आपका बायां पक्ष है, ये आपका दायां पक्ष है। तो बाएं पक्ष में जितने भी आपके तत्व होंगे ना, वो दाएं पक्ष में जितने तत्व हैं उसके बराबर होना चाहिए, तभी संतुलित होगा। बता देता हूं, देखो यहां पर कॉपर 2 है, यानी Cu2 है, यहां भी Cu2 है, तो यानी ये बराबर है। S अकेला है, यहां भी S अकेला है, यानी बराबर है। ऑक्सीजन यहां पर, यानी O यहां पर 2 है, O यहां पर अकेला है और 2 यहां पर है, 3 O है,
यही बस असंतुलित है। अब इसको संतुलित करने के लिए का तिक्रम लगाएंगे अब यहाँ पर। तो देखो तिक्रम में कुछ नहीं करना है, Cu2S लिख देना है प्लस O2 लिख देना है और Cu2O कर देना है, SO2 कर देना है। अब ढूंढना है कि मुझे ऑक्सीजन को बराबर करना है, तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। देखो मुझे थोड़ा प्रैक्टिस है, आप कोई प्रैक्टिस हो जाएगी, बस सीख लो, ठीक है। तो 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 2 और 1 3 ही है, तो मैं यहाँ पर 2 से करा देता हूँ और यहाँ पर भी 2 से करा देता हूँ। तो 2 दूना 4 ऑक्सीजन और 2 एकम 2, 6 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन समस्या क्या फंस गई, सल्फर 2 हो गया और कॉपर यहाँ पर 2 दूना 4 हो गया। तो पकड़ लो इसको, यहाँ गुणा करा दो 2 से यहाँ भी। अब आपके पास देखो जो बाएं पक्ष में जितने तत्व थे उतना ही तुम्हारा दाएं पक्ष में चले गए हैं, उतने ही हैं। तो देखो गुणा करा के मैंने क्या तिकड़म लगाया है कि यहाँ पर ये 4 कॉपर बना दिया, 6 ऑक्सीजन बना दिया और 2 सल्फर। तो यहाँ पर भी 4 कॉपर हो गया और आपके पास कितना 2 और 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गया और सल्फर कितना हो गया 2, तो बराबर हो गया। तो आपको ऐसी संख्या से गुणा कराना है, आगे पीछे जो भी हो सकता है 2 3 5 जैसी भी संख्या मिले, जिससे कि आपके दोनों पक्ष बराबर हो जाए। इसको हीट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें MgCl2 है, AgNO3 है, MgNO3 का होल ट्वाइस है, AgCl है। तो बाएं पक्ष में देखो Mg बाएं दाएं दोनों में बराबर करना है, तो इधर भी अकेला है ये भी अकेला है, बराबर है। Cl 2 है और यहाँ Cl 1 है, गड़बड़ हो गया, अब असंतुलित हो गया। अब क्या करते हैं, Ag अकेला है, Ag अकेला बराबर है, NO3 अकेला है, NO3 यहाँ पर 2 है, गड़बड़ है। तो यानी क्या करते हैं, चलिए अब इसको बहुत प्यार से हल कर देते हैं। MgCl2 AgNO3 और यहाँ MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस AgCl, लो भाई नकल मार दिया। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, इस एक को 2 बनाने के लिए मैंने 2 से गुणा करना पड़ेगा ना। अब उसके बाद NO3 यहाँ पर 2 है, Ag 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 से करा दो। लो भैया आपके पास ये समीकरण संतुलित हो चुकी है। इसमें अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे भाई मेरे दोस्त, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। इसी पर पूछता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो मास संरक्षण, अलग अलग भाषा बोल देता है वो, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। उसका यही है कि बाएं पक्ष में जो भी तत्व है, दाएं पक्ष में जो तत्व है, दोनों के द्रव्यमान बराबर होने चाहिए। अब द्रव्यमान की बात कर रहा है तो मैं यहाँ तत्वों की बात कर रहा हूँ, इसके अणु निकाल देता हूँ, परमाणु क्या बोलते हैं, अणुभार। तो इधर का अणुभार संख्याएं और उधर का अणुभार संख्याएं का जो भी होगा ना, ऐसा करके योग जब करोगे तो आपको बराबर मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी गणित यानी इसका जितना द्रव्यमान होगा टोटल का, उतना ही द्रव्यमान इसका भी होगा। देखो मैं यही बात बोलूंगा, आप लोगों को इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप किताब खोलिए, किताबों में देखिए, जो मिलते जुलते और भी संतुलित करने वाले समीकरण हैं उसको संतुलित कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप हमको भेजिए व्हाट्सएप के माध्यम से, हम आपकी जितनी हो सकता है उतना सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए अब मैं कितना प्यारा सवाल लेकर के आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर जो 2 कराया था वो भी बहुत प्यारा सवाल था संतुलित करने के लिए। अब कभी कभी वो संतुलित वैसा नहीं पूछता, वो हिंदी में बकेती दे देगा आपको, इसको आप समीकरण के माध्यम से लिखना है, ये बच्चों को बहुत कठिन लगता है, तो घबराना नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण दीजिए। तो पहला बोला है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो घबराना मत, देखिए क्या बोल रहा है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ, तो सल्फ्यूरिक अम्ल लिखने पहले लिख दो भाई H2SO4, ये तनु है, तनु का मतलब होता है थोड़ा सा कम पावरफुल है, ठीक है ना, यानी कम पावर वाला है। दानेदार जिंक का मतलब खाली Zn लिख दो, तो ये क्या बना देगा, देखो भैया ZnSO4 बना देगा, Zn और यहाँ से SO4 प्रतिस्थापित हो जाएगा, ये बना देगा। अब प्लस क्या बना देगा H2,
और कहीं कहीं ध्यान रखना, ऐसा एक तीर, उड़ता तीर दे के रखेगा, समझ जाना जब भी उड़ता तीर होगा, ऊपर की तरफ तीर होगा, तो वह गैस है। क्या है? उसका रूप गैसीय है। तो जैसे कि ये हमारे पास तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है ये? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। और ये क्या है? जिंक है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया बना करके जिंक सल्फेट बना दिया, जिंक सल्फेट बना दिया, और हाइड्रोजन गैस को इसने बाहर निकाल दिया। समझ गए मेरे भाई मेरे दोस्त? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है कि ये जिंक सल्फेट और ये हाइड्रोजन गैस, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो बस यही अभिक्रिया वो पूछ रहा था। कभी कभी वो इस अभिक्रिया को ऐसे भी पूछ देता है बदल करके। कैसे पूछेगा? ये जिंक देखो धातु है और ये एक अम्ल है। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया बनेगा, जब धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालता है। ये ध्यान रखना, कभी पूछ लेगा डायरेक्ट, इधर से भी घुमाओ इधर से भी घुमाओ, घुमा घुमा के पूछेगा, घूम जाओगे नंबर भी तुम्हारे घूम जाएंगे। इसलिए थोड़ा प्यार से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? कोई दिक्कत होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, पूछ सकते हैं डाउट को कभी भी, ठीक है? तो अब देखिए अगला है, सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख दीजिए Na2O। जल में घोला जाता है तो H2O हो जाएगा जल। तो क्या बना देगा यहाँ पर? 2NaOH बना देगा। समझ गए या नहीं समझे? तो देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ये रहा एक ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन, तो दो ऑक्सीजन हो गया। सोडियम 2 है, सोडियम 2 हो गया। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 हो गया। क्योंकि उसने बोला था निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर भी देखो H2 है, H2 है, S अकेला है, S अकेला है, O4 है, O4 है, Zn अकेला है, Zn अकेला है। बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी वही कहानी है। ये सोडियम ऑक्साइड है। क्या है भैया? सोडियम ऑक्साइड है। ये सोडियम ऑक्साइड है और ये आपके पास जल है जिसमें घोला था और ये बना दिया इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम गलत मत लिखना, हाइड्रो है, ड्रॉ है, ड्रॉ, हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है। तो ये ध्यान रखना, सवालों को कभी कभी वो बदल के पूछता है, लेकिन ये ऐसा मतलब नहीं है कि उसका आंसर बदल जाएगा, उसका आंसर भी मिलता जुलता ही रहेगा, ठीक है? आंसर जल्दी नहीं बदलता, पूछने का तरीका वो बदलेगा बस, ठीक है? घबराइए मत। तो देखिए, जो भी बच्चे क्लास को और अच्छा बनाना चाहते हैं, हमसे प्रैक्टिस सेट कुछ भी लेना चाहते हैं, क्वेश्चन है, तो आप व्हाट्सअप, जो भी आपके डाउट्स है ना, व्हाट्सअप कीजिए, जितना हमसे सपोर्ट होगा। लेकिन इस बार टॉप करना है, टॉप, जिला टॉप, ठीक है ना? तो ये हो गया ना, कोई दिक्कत परेशानी है? कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 के बारे में। ये 3 तक हो गया। अब आज का चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? तो अब हम बात करेंगे चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए भैया, अब आपके पास है सवाल नंबर 4। इतना प्यारा सवाल ये भी है कि मैंने आपको देखो समझाया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, फालतू बकवास वाले क्वेश्चन इसमें एक भी नहीं मिलेगा भैया। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो यहाँ देख लीजिए सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है। कारण सहित निम्न रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकारक तथा अपचायक लिखिए। वो एक समीकरण दे देगा, अब बोलेगा ऑक्सीकारक बताओ और अपचायक बताओ, बस इतना पूछेगा। तो ध्यान देना, जो अपचायक होता है वो उसको कैसे पहचानेंगे? जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और जो ऑक्सीकारक होता है यानी जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ध्यान रखना एक चीज का, जब भी कोई तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो उदासीन से धनात्मक हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये दिमाग में बैठा लो। और अगर वो पहले से आवेशित है यानी उस पर धनावेश है, और अगर ले लेगा इलेक्ट्रॉन को तो वो शांत हो जाएगा। ये ध्यान रखना। तो यहां देखो शांत कौन है, यहां पर देखो Zn शांत था,
अब Zn शांत था तो Zn किस में बदल गया, Zn प्लस के 2 में बदल गया, यानी आवेश में बदल गया। यानी आपका जो ये Zn है ना, ये इलेक्ट्रॉन आपके पास त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तभी जाके ये धनावेश हुआ है। अब उल्टा देखो इसका कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कि ये Cu है और 2 धनावेश हैं, तो इसने इलेक्ट्रॉन को लिया होगा। जब इलेक्ट्रॉन को लिया होगा तो क्या बना दिया इसने, Cu बना दिया। बस इतना ही ध्यान रखना है, इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। कितना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, और इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है, तो Cu बन गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है। बस कहीं कहीं पर यही समीकरण ऐसा भी लिखा होगा Cu 2 पॉजिटिव प्लस Zn, और लिखा होगा Cu प्लस Zn 2 पॉजिटिव। तो कभी कभी ऐसे भी ये समीकरण को लिखता है। लिखने के कई सारे तरीके हैं, घबराना नहीं है। बस इतना ध्यान रखो कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो आपका अपचायक हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो ऑक्सीकारक हो जाएगा। क्योंकि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया में ना प्रॉब्लम ऐसी आई थी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन त्यागेगा कौन लेगा, कौन त्यागेगा कौन लेगा, तो वहां पर भी यही समस्या है। तो ये इलेक्ट्रॉन के रूप में भी है और उधर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में भी है। तो मैं आप सभी को ये बोलूँगा, आप लोग देश के भविष्य हो, बहुत अच्छे से पढ़ो, रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। जो भी चीज़ पढ़ रहे हो बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ, रिवीजन करो। और नहीं आता है तो जो भी आपके गुरुजन हैं उनसे आप लोग सपोर्ट लें, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में अगले 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।